नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे कोरोना से लड़ाई, अब होगी पढ़ाई। पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना संक्रमण आपदा काल के असर से कोई अछूता नहीं है। इस दौरान कोरोना संक्रमण आपदा काल का असर स्कूल पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर भी व्यापक स्तर पर देखने को मिला है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने आगामी 2 तारीख से 6ठी कक्षा से ऊपर सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने का फैसला लिया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जा सके। लेकिन सरकार के इस फैसले से हर कोई सहमत नहीं है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्कूलों को खोलने का लिया गया, जिसके लिए सरकार ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने का प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी। जिसके बाद से सरकार ने स्कूल को खोलने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। हालांकि सरकार ने तय किया है कि अभिभावक की सहमति के बिना छात्रों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। इसके लिए स्कूल के संचालन, छात्रों की सुरक्षा को लेकर सामूहिक विचार विमर्श के बाद ही एसओपी तय की जाएगी। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए सारे शिक्षण संस्थान बंद थे, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 अगस्त से 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा का संचालन को प्रारंभ कर दिया जाएगा। जहां एक तरफ सरकार ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर नेशनल एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। इसको लेकर एसोसिएशन ने देहरादून जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। इसमें मांग की गई है कि जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक स्कूलों को नहीं खोला जाए। वहीं अभिभावकों का मानना है कि सरकार को इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। सरकार की गाइडलाइन आ रही है, उसके हिसाब से अभी स्कूल, मैं ये नहीं कहता कि स्कूल ना खोले जाए, क्योंकि शिक्षा भी बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन पूर्ण सावधानी के साथ। उसमें अगर उसको वर्गीकृत किया जाए और उसकी कैटेगरी बना दी जाए कि भाई कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक या कक्षा 8 तक या कक्षा 5 तक बच्चों के लिए अलग गाइडलाइन हो, और जो मैच्योर बच्चे हैं, मेरा तात्पर्य 10वीं से ग्रेजुएशन तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए अलग गाइडलाइन हो, क्योंकि बच्चों में बड़ों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का अपने आप में अलग अलग प्रारूप होता है। और सरकार ने जो फैसला लिया है, जो सरकार इस पर दोबारा पुनर्विचार करे। 6th क्लास से जो स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बजाय अगर वो 10th, 11th, 12th को स्टार्ट करें, पहले बड़े बच्चे, उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, उसमें भी सरकार इस बात को रखे कि हफ्ते में कितने दिन बुलाना है, बीच में एक दिन ब्रेक करना है, कितने बच्चों की मतलब एक साथ बैठा सकते हैं, उनको किस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं, तो इस पर ध्यान दें। अभी भविष्य को देखते हुए स्कूल भी आवश्यक हैं, लेकिन इससे पहले सरकारों को उसके लिए उचित इंतजाम करने चाहिए। इंतजाम क्या करने चाहिए कि भाई बच्चे अगर स्कूल में आ रहे हैं, तो उसके लिए इंतजाम ये हो कि सरकार की तरफ से हर एक स्कूल को सैनिटाइज करने की व्यवस्था हो, क्लासरूमों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था हो, बच्चों के हाथ सैनिटाइज करने की व्यवस्था हो, स्कूल में साफ सुथरे मास्क हों। अब छोटे बच्चे हैं, हो सकता है 1 घंटे में खराब कर दें, मास्क गंदा कर दें, तो उस मास्क को बदल कर दूसरा अच्छा मास्क पहन सकें। दूसरा, बैठने की ऐसी व्यवस्था हो कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। तो ये सब व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। स्कूल खोलना अच्छी बात है, लेकिन इंतजाम करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। सरकार को ये इंतजाम पहले करने चाहिए, और ये बहुत ही संगीन मामला होगा अगर बच्चों की जिंदगियों से छेड़छाड़ हुई, खिलवाड़ हुआ, तो ये बहुत ही संगीन मामला होगा, क्योंकि सब कुछ क्या है, हमारे बच्चे ही सब कुछ हैं। तो उन बच्चों की जिंदगियों का ध्यान रखना ये नितांत आवश्यक है। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस विचार को सरकार तक आप लोग पहुंचाएंगे। जैसे कोरोना से हालात नियंत्रण में होते जा रहे हैं, वैसे वैसे सरकार हर क्षेत्र को वापस पटरी पर लाने की कड़ी मशक्कत कर रही है। इसके चलते अब सरकार ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन अब देखना यह है
कि सरकार द्वारा स्कूलों को खोलने की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन इन सब के बीच का अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, ये देखना अभी बाकी है। देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो सरकार ने एक तरफ बड़ा फैसला ले लिया है कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का 2 अगस्त से, लेकिन इन सब के बीच अभिभावकों में डर है, उनमें विश्वास नहीं है। जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि सरकार को थोड़ा सोचने की ज़रूरत थी, क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होती है। दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तमाम साइंसदान, तमाम वैज्ञानिक आगाह भी कर रहे हैं। इन सब के बीच सरकार का ये फैसला सही है या गलत, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी, बीजेपी नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुजाता पाल, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आरिफ खां, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं NAPSR के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ खां, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे सुनीता के पास चलते हैं। सुनीता, सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। एक तरफ हम देख रहे हैं सुनीता कि जो तमाम साइंसदान हैं वो कोरोना की तीसरी लहर के बारे में हमें आगाह कर रहे हैं, उसकी तरफ से आप स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर अभिभावकों को भी ऐसा लग रहा है कि आपने विश्वास में नहीं लिया है। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे अभिभावक हैं जो इस फैसले की मुखालिफत जिसे कह सकते हैं वो कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे आप सुनीता? जी देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने जो 2 अगस्त से स्कूल खोलने का निर्णय अभी किया है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जिस प्रकार से हालात हैं और आगे कब तक ऐसे रहेंगे, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि हमारे बच्चों का, देखिए खुद मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और मैं वो सारी कठिनाइयाँ जो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग जो एक अभिभावक सभी लोग महसूस करते हैं, वो हम सबके सामने है। तो हम चाहते हैं कि जो भी निर्णय है उसमें पूरी तरह से, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने SOP जारी ठीक किया है, मैं आऊँगा सुनीता आपके पास। फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता दें, पक्ष में अधिकतर अभिभावक नहीं हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक असहज महसूस कर रहे हैं। बच्चों को सुरक्षा कवच एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि 2 अगस्त से 6 से 12 तक के स्कूल खोलने का फैसला उत्तराखंड सरकार ने लिया है। इस फैसले को लेकर फिलहाल मैं सीधे सुनीता जी के पास। सुनीता जी, अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। तो मैं यहीं पे यही बात कहना चाह रही हूँ भाई साहब, जैसे राज्य सरकार ने जिस प्रकार से SOP जारी की है उसके मुताबिक स्कूल खुलेंगे और सभी स्कूल को ये हिदायत पहले से ही, ये निर्देश पहले से ही दे दिए गए हैं कि जो भी नियम है उनको फॉलो किया जाए, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, क्योंकि हमारे भविष्य की बात है, हमारे बच्चों की बात है। और आपने देखा होगा कि आजकल जिस तरीके से कोरोना का ये दौर गया है, इससे बच्चों पे घर में रहते हुए और स्कूल से दूर रहते हुए जो दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं, जिसमें से मैं आपको कहूंगी कि बच्चे जो हैं वो किस तरीके से जो गैजेट डिपेंडेंसी उनकी बढ़ी है और तमाम लेकिन सुनीता जी, आपको नहीं लगता कि सबसे पहले आपको जो अभिभावक हैं उनको विश्वास में लेने की जरूरत थी, क्योंकि वो तादाद बहुत ज्यादा है जहां पर अभिभावक खुश नहीं है इस फैसले से, तो आपको पहले विश्वास में लेने की जरूरत थी? नहीं, बिल्कुल विश्वास में लिया जा रहा है। और पहले भी हमने इसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि स्कूल तभी ओपन होंगे जब तमाम स्कूलों की तरफ से उचित प्रबंध किए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रबंध होगा, वहां पे सैनिटाइजेशन होगा प्रॉपर, और बाकी सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स में उनको नियम लिखे गए हैं उनको पूरे तरीके से मानना पड़ेगा, पूरे तरीके से उनका पालन करना पड़ेगा। उसी के बाद ये निर्णय हुआ है। तो सारी स्कूलों के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे सभी लोगों की बैठक हुई है, उसके बाद उनके विचारों को लेते हुए ही ये निर्णय लिया गया है कि अब चूंकि कोरोना का जो संक्रमण का दौर जिस तरीके से हमने सेकंड वेव में देखा, फर्स्ट वेव में देखा, तो वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना संक्रमण अभी भारत से पूरे तरह से नहीं गया है। और उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड से भी नहीं गया है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि ये निर्णय 6th क्लास के जो भी बच्चे हमारे हैं उनके लिए लिया जा रहा है। और जहां तक हमने आज देखा कि 12th का हमारे पास रिजल्ट आ गया है और आने वाले अगस्त में
बच्चों का एडमिशन यूनिवर्सिटीज में होता है, डिफरेंट कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं, तो 18 प्लस के साथ तो हमें इतना दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रॉपर प्रबंध है। लेकिन छोटे बच्चों का जो वैक्सीनेशन का अभी उनके लिए चल रहा है प्रोसेस, तो हम लोग इस पे बिल्कुल हमारी चिंता है और हम लोग ठीक है, मैं आऊंगा सुनीता जी आपके पास। सुजाता पाल, आपका क्या सोचना है इस फैसले को लेकर, जहां पे 2 अगस्त से 6 से 12 तक के स्कूल खोलने का उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है? देखिए, अगर सरकार ये चाहती है कि वो स्कूल खोले, तो अब भी सुन रही थी सुनीता जी को, वो कह रही है कि प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और हमने ये निर्णय लोगों से बातचीत करके ली है, एक्सपर्ट्स वगैरह से। मेरा सवाल ये है कि अगर आप स्कूल खोलना चाह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आपने सारी स्थिति को समझ लिया है, देख लिया है, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन किस प्रकार से होगा ये भी तो देखने का विषय है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि अगर कोई बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर एक भी बच्चा संक्रमित होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और अगर आपने प्रोटोकॉल का पालन करवाना है तो उसके लिए आपने केवल एसओपीज जारी कर देने से आपका नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों के अंदर उस तरह का अनुशासन नहीं होता, वो हम लोग सब जानते हैं। और दूसरी तरफ तीसरे वेव का खतरा हमें बताया जा रहा है। बच्चों को अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई है, हमारे राज्य में नहीं हुई है, अभी तो पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जो प्रोटोकॉल्स की बात वो कर रहे हैं वो उनका अनुपालन हो, उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो, वहां पे सैनिटाइजेशन भी हो और बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, बल्कि मैं कहूंगी फिजिकल डिस्टेंसिंग, जब एक क्लास में आ गए तो आप फिजिकल डिस्टेंसिंग रह जाती है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा कि जिन स्कूलों में, कई स्कूलों में आप जानते हैं कि 70 बच्चे एक क्लास में है, वहां पे कैसे ये किया जाएगा, मैं इनसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि ये थोड़े चिंता का विषय, तो थोड़ी नहीं बहुत चिंता का विषय है। जी, बड़ी बात सुजाता पाल ने कही कि प्रोटोकॉल की, मैं मानता हूं कि तमाम प्रोटोकॉल तो बनाए जाते हैं, लेकिन ये जमीन पर कई जगह धराशायी भी नजर आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, हम जल्द हाजिर होंगे देवभूमि के दंगल में। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना से लड़ाई अब होगी पढ़ाई, और सीधे हमारे साथ आरिफ खान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। आरिफ खान, आप इस फैसले को लेकर जो सरकार की तरफ से लिया गया उसको लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि हम एक तरफ बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल की, जब हम देख रहे हैं कि बड़े लोग जब
जो बड़े हैं जिनसे बच्चे सीखते हैं वही प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे कैसे प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे या उनसे कैसे कराया जाएगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। आरिफ खान, आप क्या सोचते हैं सरकार के इस फैसले को लेकर? चाहूंगा कि जो सरकार ने अभी निर्णय लिया है बच्चों को लेकर स्कूल खोलने का, वो ये नहीं कहा जाता है कि वो किस रूप में, किस दबाव में, कि क्या सोचकर फैसला लिया है। एक तरफ हम थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं और हॉस्पिटल में बेड बढ़ा रहे हैं कि चाइल्ड वार्ड बनाए जाएं और बेड की व्यवस्था ज्यादा की जाए। हमने, या हमारी सरकार की बात करें, हमारी सरकार ने अभी जो कावड़ यात्रा थी उसे बंद कर दिया, संक्रमण का जो बढ़ता हुआ रूप था उसको देखते हुए। दूसरी तरफ आज अगर हाईकोर्ट के आदेश को देखें तो हाईकोर्ट ने सीधा कहा है कि एक दिन में 30 बच्चे संक्रमित होंगे और 30 बेड डेली के चाहिए होंगे। इन सबको मद्देनजर रखते हुए, सब कुछ सोच समझने के बावजूद भी अगर सरकार हमारे बच्चों को स्कूल खोल के बुलाने का निर्णय ले रही है तो वाकई में एक हास्यास्पद निर्णय है। और जिस प्रकार से अभी मैं सुन रहा था मैडम सुनीता वाल जी को कि वो ये कह रही थी कि एसओपी जारी कर दी गई है, एसओपी अगर जारी हो गई है तो अभी आपने देखा होगा कि निजी स्कूल ये कह रहे हैं, इवन अभिभावकों से फॉर्म भरवाया जा रहा है कि अगर बच्चा संक्रमित होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होगी। तो कौन सी गाइडलाइन ये फॉलो करेंगे? मतलब ये इनकी जिम्मेदारी केवल फीस लेने तक सीमित है, इससे आगे बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर अभी जिस प्रकार से हमें सुनने में आता है कि कहना होता है कि अब बच्चे पार्क में भी जा रहे हैं, बच्चे पिकनिक स्पॉट में भी जा रहे हैं, बच्चे फंक्शन में भी जा रहे हैं, तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर बच्चे हमारे जा रहे हैं, वो हमारी वजह से संक्रमित हुए, हम उसका फैसला हमारा अपना होता है और उसका सब कुछ निर्णय हमारा अपना है, जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन क्योंकि स्कूल के दबाव में आकर हम बच्चे को भेजें और वो भी उसका डेथ सर्टिफिकेट साइन करके इनको दें कि अगर कुछ बच्चे को होता है तो वो संक्रमण का मामला हमारे स्कूल का नहीं होगी, जिम्मेदारी हमारी। जवाब ले लेते हैं सुनीता जी, जवाब दें इस पर। दूसरी बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगा, मैं चाहूंगा उनकी बात पूरी आ जाए। आरिफ खान जी जल्दी से बोले, अपनी दूसरी बात आप क्या मुकम्मल करें। शादी ब्याह में जाते हैं, मैं आऊंगा सुनीता जी, आपसे जवाब दूंगा। आरिफ खान जी जल्दी से दूसरी बात मुकम्मल करें। बात करता हूं, लास्ट टाइम शिक्षा विभाग ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास स्कूल सैनिटाइजेशन का पैसा नहीं है। जब स्कूल सैनिटाइजेशन नहीं, और पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद है, स्कूलों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी झाड़ी हो चुकी है, वॉशरूम आपके स्कूल के अंदर नहीं है, किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दे देंगे? और पूरा ऑनलाइन के टाइम पे अभी तक कितने बच्चे यहाँ पर प्रभावित हुए हैं शिक्षा से, ये भी आपको भी अच्छी से जानकारी है और हमें भी अच्छी से जानकारी है। और अभी प्राइवेट स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल की जो एक गाइडलाइन ये कह रहे हैं, आज भी आपने भी अखबार में देखा होगा, स्पष्ट कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अभिभावक साइन करके देगा कि अगर स्कूल में बच्चा संक्रमित होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की नहीं होगी। अब हम स्कूल को बच्चे भेजने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन बच्चे के संक्रमण होने के बाद जिम्मेदारियां तो सरकार लेगी, या स्कूल जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है स्कूल संचालक लेगा, तो हम बच्चे को भेज सकते हैं। अन्यथा बच्चे को स्कूल भेजना अभी किसी भी रूप में हम सही नहीं मानते हैं। स्कूल खोलने का निर्णय सरकार का है, स्कूल निजी संचालकों के हैं, लेकिन बच्चे हमारे हैं। हमें बच्चों की शिक्षा से ज्यादा उनका जीवन जरूरी लगता है। पढ़ाई ऑनलाइन भी हो रही है, हम मानते हैं, क्योंकि फीस तो स्कूल को किस बात की, स्कूल को फीस पूरी मिल रही है ना, तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं, या फिर दोनों ऑप्शन रखें। जो अभिभावक स्वेच्छा से भेजना चाहता है भेजे, नहीं भेजना चाहता ऑनलाइन पढ़ाएं, लेकिन उनको ऑनलाइन बंद ना की जाए। तो कई अहम बातें आरिफ आपने कही है, मैं चाहूंगा कि सुनीता जी इस पे जवाब दें, अपना पक्ष रखें। जी, देखिए भाई साहब ने अभी अपनी पीड़ा बताई, तो बिल्कुल मैं तो इनके साथ में ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी जो चिंता आप जाहिर कर रहे हैं आपके साथ में हूँ, लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि अगर बच्चे हमारे हैं और जिम्मेदारी स्कूल की होगी, तो यहाँ पे भी आपने ये लाइन जो कोट की है, ये मुझे समझ से मेरी परे इसलिए है। आप कहते हैं कि बच्चे पिकनिक जाएं, शादी ब्याह में जाएं, घूमने फिरने जाएं तो हमारी जिम्मेदारी है, और अगर वो संक्रमित होते हैं तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस बात को इस तरीके से मान लें कि स्कूल, निजी स्कूल जो है या बाकी स्कूल आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो कई ऐसे सवाल है सुनीता, मैं आऊंगा, ब्रेक का वक्त हो चला है, तो कई ऐसे सवाल है जिसको आरिफ उठा रहे हैं और कई ऐसे सवाल है जिसको सरकार को जवाब भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लेके चलते, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जनपद स्तर पर हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई सभी बहनें, मैं सर्वप्रथम ग्राम्य विकास विभाग को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे इस सार्थक प्रयास के लिए हृदय से बधाई देता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के अंदर एक बड़ी संख्या में महिला स्वयंसेवी समूहों का गठन के साथ ही उन्हें रिवॉल्विंग फंड समय पर देना और उन्हें विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ने का जो एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्षों के दौरान हुआ है, आज उसके कुछ अच्छे सार्थक परिणाम भी हम सब के सामने देखने को मिल रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हुए कुछ समूहों को